Welcome to the channel Exam Proof, always with you. We'll see today the new chapter, chapter number 1 of book number 2, Challenges to the Nation Building. अगर आप पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनसे जानना चाहूँगी ये जो नया चेंज है ये आपको कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो लिख करके बता सकते हैं। So let's start. Okay, so let's first see its introduction. देखो 14-15 अगस्त 1947 का जो टाइम था उसमें हम सभी को पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिली थी और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी स्पीच दी थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो अब कभी कभार है ना, इसका नाम पूछ लेते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी का, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पेशल सेशन में ये स्पीच दी थी। हम जब आज़ाद हुए तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे डिबेट कर रही थी कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए, क्या प्रोसेसेस हमें अपनानी चाहिए। लेकिन जो 2 गोल्स थे उस पर सभी अग्री कर गए थे। पहला गोल तो ये था, सभी लोगों ने कहा कि हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए जहाँ पर जो जनता है वो अपना राजा चुनेगी, और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट है वो हर किसी के भले के लिए चलेगी, चाहे वो गरीब है, चाहे वो डिसएडवांटेज्ड है या फिर अमीर है। ऐसा नहीं है कि कुछ सेक्शंस को तो मज़ा आ रहा है, कुछ सेक्शंस का तो फ़ायदा हो रहा है और कुछ सेक्शंस बेचारे गरीबी में ही ख़त्म हो रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट हर किसी के भले के लिए चलेगी। और दूसरी बात, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी, यानी कि लोकतंत्र से जनता अपना वोट जिस भी लीडर को देना चाहे वो दे सकती है। इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में इंडिपेंडेंट हुआ था। हमारी फ्रीडम तो हो गई थी लेकिन हमारी कंट्री का पार्टीशन भी हुआ था, सभी को पता है। और जिसके रेमिनेंट्स, जिसकी प्रॉब्लम्स हम आज भी झेल रहे हैं, जो भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जितनी भी दुश्मनी है, जितनी भी एनिमिटी है, वो सब इस ही पार्टीशन का किया धरा है। आज भी लोग उस चीज़ को भूल नहीं पाए हैं। इतने 70 साल के बावजूद, इतना टाइम निकल गया, अभी भी वो चीज़ हमारे दिमाग में है। इतनी वायलेंस, इतना डिस्प्लेसमेंट आज भी है। ओके, सो अब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमारे पास 3 चैलेंजेस आए थे। पहला चैलेंज तो ये था कि हमें अपनी कंट्री को इकट्ठे रखना है, और सिर्फ इकट्ठे ही नहीं रखना है, इसकी डाइवर्सिटी को साथ लेकर के चलना है। इंडिया इतना बड़ा साइज का, इतनी डाइवर्स, यहाँ पर लोगों का कल्चर कितना डिफरेंट है, रिलीजन वाइज लोग डिफरेंट, लोगों की बोलियाँ डिफरेंट। हमको इंडिया को एक साथ रखना है। जब इंडिया फ्री हुआ था तो लोगों को ऐसे बिलीव ही नहीं हुआ था, लोग ऐसा मानते ही नहीं थे कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, ये कभी एक साथ भी रह पाएगा। लोगों को बिल्कुल इस पर बिलीव नहीं था और लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया के और ज़्यादा पार्टीशन होंगे, और इसका हमें भी डर था। तो पहला चैलेंज हमारा यही था कि हमें किसी तरह से अपने भारत को यूनाइटेड रखना है। देन जो सेकंड चैलेंज है, सेकंड चैलेंज था कि हम लोग डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करें। देखो, ये एक बहुत ही सही बात है कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था और जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स दे दिए थे और काफ़ी सारी सुविधाएं दी थी वहाँ की हमारे आम जन को। और ये भी माना गया था कि हमारी जो है ना पार्लियामेंट होगी और डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव होगी, जहाँ पर लोग अपने एमएलएज एमपी चुनेंगे और फिर वो आगे जा कर के अपना बड़ा नेता चुनेंगे। ये ऐसा सोच लिया गया था। लेकिन ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिया, पर ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो यार, कई कंट्रीज का ऐसा एक्सपीरियंस भी था जिसमें उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया था लेकिन एक्चुअली वो सचमुच डेमोक्रेसी नहीं ला पाए थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन मेयर पेपर रह गया था। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि किन्हीं कंट्रीज में तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देते थे। अब जैसे पाकिस्तान है, उसमें उन्होंने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, उन्होंने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है। वहां पर कभी भी स्टेबल डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकी।
हमारे ऊपर जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो यही चैलेंज था कि हम लोगों को किसी तरह से स्टेबल डेमोक्रेसी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि तख्ता पलट हो जाए, कि कोई भी व्यक्ति है अपने फायदे के लिए डेमोक्रेसी को खत्म करके कोई तानाशाह आ जाए, अपनी मर्जी करने लग जाए। और इसके साथ ही दूसरी चीजें भी, हमारे राइट्स खत्म ना हो जाए। तो हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे कंप्लीट हों और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलें, उसको सचमुच इम्प्लीमेंट करें। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आज हम वो ये कर पाए हैं। आज तक हमारे गवर्नमेंट का तख्ता पलट नहीं हुआ है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा जो भी राइट्स हैं सिटीजन्स के, वो भी सस्पेंड नहीं किए गए हैं, और सब कुछ अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। देन द थर्ड चैलेंज ये था कि वेलफेयर को अश्योर करो, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि कुछ अमीर अमीर फायदा ले जाएं और गरीब दबे कुचले लोग जो हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन फेस करना पड़ा है, उनको प्रॉब्लम आ जाए, वो भूखों मरने की उनको नौबत आ जाए। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, हम ये कहते हैं कि सभी लोग इक्वल है। इसके अलावा हमने जो दबे कुचले ऑप्रेस्ड लोग हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी दी है, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्शन है, उसमें भी हमने कुछ गोल्स लिखे हैं, ताकि हम लोग एक साथ सभी डेवलपमेंट कर सकें। इंडिया सभी की डेवलपमेंट का नेशन हो, ना कि कुछ लोगों की। तो अब चैलेंज क्या था यहाँ पर हमारे पास? जो थर्ड चैलेंज था कि हम सभी की डेवलपमेंट करें और जो गरीबी है उसको हटा दें। तो ये हमारा तीसरा चैलेंज था। हालांकि हम काफ़ी हद तक पहले के टाइम से तो काफ़ी सही हैं। हमने ज़मींदारी भी अबॉलिश कर दी, जिस जो कि एक ओप्रेसिव सिस्टम था। बेगार मजदूरी भी कहीं ना कहीं ख़त्म है। लेकिन अभी भी जो अमीर और गरीब की खाई है वो बहुत बड़ी है। तो हमें अभी भी इस चैलेंज को टैकल करना होगा। ओके, सो इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। यहाँ पर 3 स्टैम्प्स हैं पोस्ट ऑफिस वाली। आपको ये बताना है कि पहली स्टैम्प, दूसरी, पहली स्टैम्प में आप देख सकते हो एक खादी वाला वो चरखा है, खादी वाला नहीं, चरखा है। दूसरे में एक किसान का हल दिख रहा है, और तीसरे में एक प्रोसेशन दिख रही है आज़ादी की। तो आप, वैसे मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसी स्टैम्प्स क्यों बनाई गई थी शुरुआत के टाइम 1950 में। पहली ये वाली स्टैम्प्स क्यों रिलीज की गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। Okay, so now let's come to the partition, displacement and rehabilitation. देखो, 14-15 अगस्त में 2 स्टेट बनी थी। स्टेट यार, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट बोलेंगे तो ये समझो कि वो कंट्री ही होती है, ठीक है। तो दो, ब्रिटिश इंडिया से 2 स्टेट निकली थी, इंडिया और पाकिस्तान। मुस्लिम लीग, जिसके की लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को प्रमोट किया था। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का मतलब है, 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से इंडिया जो है वो एक लोगों की नहीं, 2 लोगों की कंट्री है। पहले लोग हिंदू, दूसरे लोग मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। और इसीलिए जो जो ये कंट्री होगी, इसीलिए हमको मुसलमान की अलग कंट्री चाहिए। जो मुस्लिम्स हैं उनकी एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। अगर आपके पास हिस्ट्री भी है तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये बहुत ही लेस टाइम का डिसीजन था। मतलब पहले तो मुस्लिम लीग भी श्योर नहीं थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए। आफ्टर द 1930s उन्होंने बहुत प्रेस की पाकिस्तान की डिमांड। कांग्रेस को ये पसंद नहीं थी। कांग्रेस 2 नेशन थ्योरी को बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट किया। लेकिन जो पॉलिटिकल कंपटीशन था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, क्योंकि उनको ऐसा लगता था मुस्लिम लीग को कि ये हमारा कहीं ना कहीं हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम्स को दबा देंगे वगैरह वगैरह। तो कंपटीशन था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली, और कुछ ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई 1940s में, जिसकी वजह से पाकिस्तान बन गया था। देन इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन।
देखो अब ये तो डिसाइड कर लिया था कि ठीक है चलो इंडिया दे दें, पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से कंट्री बनेगी, और इंडिया जो है वो बाकी सब, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन तो होगा ही होगा। लेकिन ये तो कर लिया था, अब ये सोचने लगे करें कैसे इसको, क्योंकि ये पेनफुल तो था ही इंडिया और पाकिस्तान का बनना, ये डिफिकल्ट भी था डिसाइड करने में। फाइनली ये सोचा गया चलो एक ऐसा काम करते हैं, पाकिस्तान उस जगह को बना देते हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं वो पाकिस्तान बन जाएगा, और जिस एरिया में बाकी सब लोग हैं वो, बाकी सारा एरिया मतलब इंडिया का है। ये सोच लिया गया। लेकिन अब हुआ क्या कि कई सारी डिफिकल्टीज आई। ये सोच तो लिया गया कि ठीक है जी मुस्लिम तो हम दे देंगे पाकिस्तान को और बाकी सारा इंडिया के साथ। अब डिफिकल्टीज क्या क्या आई ये पार्टीशन में हम वो देखने वाले हैं। देखो पहली जो डिफिकल्टी थी वो ये थी कि कोई भी मुस्लिम की सिंगल बेल्ट नहीं थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मेजोरिटी एक ही जगह हो, दो जगह थी। एक तो यहाँ पर इस यहाँ पर इस वाले नॉर्थ वाले साइड में, और एक ये बंगाल वाला जो ईस्ट बंगाल था ना पहले, यहाँ पर दो जगह मुस्लिम मेजोरिटी थी, दो जगह मुस्लिम बहुत ज़्यादा उसमें रहते थे, बहुत ज़्यादा नंबर में रहते थे। अब कोई भी तरीका, अब तुम यहीं पर देख रहे हो इसी मैप में, क्या कोई तरीका है कि इस एरिया को और इस एरिया को मिक्सचर हो जाए इनका? बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये सोचा गया कि ऐसे कैसे चलेगा। फाइनली ये डिसाइड किया गया कि चलो एक काम करो, पाकिस्तान को दो टेरिटरी बना दो, एक तो वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, बीच में रहेगा बड़ा सारा इंडिया। ये सोच लिया गया और इस तरह से इस प्रॉब्लम को हल किया गया। और आपको पता है बाद में ईस्ट पाकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नहीं रह पाया और बांग्लादेश फाइनली बन गया था। देन जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हर मुस्लिम प्रोविंस पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होना चाहता था। जहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी थी, ऐसा नहीं है कि हर कोई होना चाहता था। जो NFWP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ओ सॉरी इट इज NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसके जो लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको लोग फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लगभग यहाँ था, ठीक है, पाकिस्तान के। अब उन्होंने कहा कि जी मुझे तो है ही नहीं, मैं तो नहीं मानता इस टू नेशन थ्योरी को, मुझे तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना। वो एकदम शांति चाहते थे और वो पार्टीशन के ही अगेंस्ट थे। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। इवन इफ वो मुस्लिम थे, उनकी जो प्रोविंस है जहाँ पर वो लीडर थे एज वो मुस्लिम मेजोरिटी था, इसके बावजूद उन्होंने ये बात कही, मगर उनकी जो वॉइस है उनको उसको इग्नोर कर दिया गया और इस एरिया को पाकिस्तान के अंदर मिला लिया गया। देन नेक्स्ट डिफिकल्टी थी कि लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल। अच्छा अब ये तो पता चल गया कि हाँ इन दो प्लेसेस में, पंजाब और बंगाल में देखो यहाँ पर मुस्लिम एरिया है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि बंगाल में काफ़ी सारा एरिया ऐसा था जो हिंदू मेजोरिटी का भी था। अब जो आज का वेस्ट बंगाल है और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये पहले एक मिक्सचर थे, ठीक है। ये तो पता चल गया था कि हाँ जी बंगाल में जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, लेकिन अब लोगों को ये हो गया था कि यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी भी तो है। ऐसा तो नहीं है ना कि अब ऐसा ही सेम पंजाब में था, पंजाब में भी कुछ एरिया मुस्लिम मेजोरिटी था, कुछ हिंदू मेजोरिटी था। अब उसका क्या किया जाए? फिर ये सोचा गया चलो एक काम करो, इनको ना बीच में से काट दो, मतलब इनको बाइफिक्रेट कर दो। सारा बंगाल देने की जरूरत नहीं है, मतलब बीच में से काट दो, आधा ईस्ट आधा पाकिस्तान बना दो, आधा उसमें इंडिया में मर्ज कर दो। देन जो चौथी डिफिकल्टी थी वो थी माइनॉरिटीज की। देखो माइनॉरिटीज ऐसा नहीं है कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी का मतलब होता है मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा मुस्लिम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर हिंदू नहीं रहते, या फिर इंडिया में जो ये एरियाज थे इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी रहते थे। हिंदू ज़्यादा उसमें रहते हैं लेकिन फिर भी मुस्लिम्स भी रहते थे। तो अब क्या हुआ, ये इजी टारगेट ऑफ अटैक बन गए। अब इन ये अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे थे,
ये सोच रहे थे, ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए। इनके लिए जो इनकी पुरानी पूर्वजों की ज़मीन थी जहाँ पर ये ऑलरेडी रह रहे थे, वो इनसे एलिनेटेड हो गई। जो उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी लोकल प्रशासन था, वो इनके अगेंस्ट हो गया एकदम से। इवन नेबर्स, और मतलब इतना हॉस्टिलिटी होगी जो उनका आज तक अपना था। जैसे ये पार्टीशन की न्यूज़ आई, वो सब छिन गया, और लोगों ने धर्म के नाम पे इन माइनॉरिटीज़ पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, इन पर अटैक करने लग गए वो लोग। और इनको अपने घर छोड़ छोड़ के, अपना वैल्यूएबल्स छोड़ छोड़ के दूसरे दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना पड़ा था। और इवन इन लोगों को, जो इनको तो ये भी नहीं पता था कि हम लोग इंडिया में हैं कि पाकिस्तान में हैं। मतलब आम लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम थी कि इन लोगों को ये नहीं पता था, पार्टीशन के दिन तक नहीं पता था कि हम इंडिया में हैं कि पाकिस्तान में हैं। जो पंजाब और बंगाल बाइफिक्रेट हुए थे, इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, और ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड अपने आप को फील करने लगे। और पहले लोगों ने सोचा था, लीडर्स ने, आम लोगों ने, कि ठीक है, हम लोग एकदम नॉर्मल हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, और ऐसी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लेकिन जब पार्टीशन से जो वायलेंस हुआ, उसके रेमिनेंट्स आज तक दिखाई देते हैं। आज पता चलता है उस चीज़ का कि कितना बड़ा बैड डिसीजन ये बना हमारे लिए। हेयर यू कैन सी अ पिक्चर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोग ट्रेन्स में जा रहे हैं ताकि दूसरे कंट्री जाया जा सके। ये सारे माइग्रेंट्स हैं बेचारे। और इवन माई दादा इवन रिकॉल्स कि किस तरह से इंडिया से जो ट्रेन जा रही थी, वहाँ पर मुस्लिम को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था। सो यही चीज़ है, एंड वो आज तक भी दिमाग में है। ओके, नाउ इज द पार्टीशन कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, अब पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। पहला कॉन्सिक्वेंस तो हमने अभी पढ़ा कि र्यूथलेस किलिंग हो रही थी रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर वो लोग मारे जा रहे थे। हिस्ट्री अगर आपके पास है तो आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी, जिसमें एक व्यक्ति था, मुस्लिम व्यक्ति था, और वो डेड के बीच में, वो मरे हुए लोगों के बीच में लेट गया ताकि वो मरा हुआ लगे उन लोगों को जो उसको मारने आ रहे हैं। मतलब वो आखिरी मुस्लिम रह गया था, और वो फिर उस डेड के बीच में पड़ा रहा 2-3 काफी टाइम तक, ताकि उसको वो बचा जा सके। इतनी बुरी हालत थी। इसके अलावा अमृतसर, लाहौर और कोलकाता हैं, वो कम्युनल जोन्स बन गए थे। जो हिंदू लोग हैं वो मुस्लिम एरियाज में नहीं जाते थे, और जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू एरियाज में नहीं जाते थे। डर का, दहशत का माहौल था। इसके अलावा लोग जो है, लोगों को, जो माइग्रेंट्स आए, उनको रिफ्यूजीज कैंप में रहना पड़ा, टेम्परेरी शेल्टर। उनके पास कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था। और बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। बाय फुट उन्हें आना पड़ता था, और कई बार तो ये होता था बाय फुट आना पड़ता था, या फिर कभी कभी वो कुछ और भी। ऐसा नहीं है कि हर कोई बाय फुट आता था, लेकिन ऑफन लोग, ज़्यादातर लोग बाय फुट ही आए हैं। और कहने का मतलब ये है, कभी कभी उनको बीच में भी मार दिया जाता था। मतलब वो जा रहे हैं ना, उसके बावजूद बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा। इसके अलावा वुमेन, जो कि हमेशा हर उसका वर्स्ट, वो होती है, वर्स्ट एस्पेक्ट जो होता है ना इन चीज़ों का, वो वुमेन। अब वुमेन के साथ क्या हुआ, उनको मार दिया गया, रेप कर दिया गया, या फिर उनको अबडक्ट कर लिया गया। अबडक्ट करके उनको उठा करके उनका रिलीजन चेंज कर दिया। मान लो कोई भी विमेन है, कोई उसका रिलीजन चेंज करके, और उसको ये उस पर दबाव बनाया गया कि तुम रिलीजन चेंज करो और रहो। देन चौथा जो चीज़ हुआ वुमेन के साथ, वो ये हुआ कि उसकी कई कई फैमिलीज ने, वो मैं अपनी औरतों को खुद ही मार दिया। उन्हें ये डर लग रहा था कि हमारा फैमिली ऑनर है, हमारी कुछ रिस्पेक्ट है फैमिली, तो विमेन को मार दिया ताकि वो उनको आगे किसी गलत ना हो उनके साथ, इसीलिए उन्होंने खुद मार दिया, या विमेन खुद ही मर गई। देन इसके अलावा कुछ राइटर्स, पोइट्स, फिल्म मेकर्स हैं, इन्होंने बनाई है इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पर कई सारी फिल्म्स, सफरिंग्स दिखाई हैं। सीबीएसई ने एक बहुत ही, एनसीईआरटी ने एक बहुत ही अच्छी फिल्म गरम हवा, आई हैव सीन दिस, बहुत ही अच्छी फिल्म है और उसको रेकमेंड किया है। तो
वो दिखाती है पार्टीशन की प्रॉब्लम। आप फ्री टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा उसको। तो इस तरह से उन्होंने बहुत इस पर लिखा है, बहुत कुछ दिखाया है, जो क्रिएटिव लोग हैं उन्होंने। अब पार्टीशन कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ ये तो थे ही, इमोशनल एंड ऑल दिस, लेकिन फाइनेंशियल असेट्स के भी डिवीजन था। देखो फाइनेंशियल असेट्स जो हैं, टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पुलिस बैंड, या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, रेलवेज, और जितने भी फाइनेंशियल असेट हैं ये सब डिवाइड किए गए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। So this is the end of this video. If you liked, please do hit the like button, subscribe the channel, stay tuned for more, और comments में लिखिएगा ये जो नया मैंने चेंज किया है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। Thanks for watching it.